क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनिमल किंगडम में हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम काफी कुछ देख चुके हैं। हमने बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल देखे एनिमल किंगडम में कि क्या होता है सीलोम, ट्रू सीलोम क्या होता है, स्यूडोसीलोम क्या होता है, सिफिलाइजेशन क्या होता है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट काफी सारे समझे यहां पर, और वही कॉन्सेप्ट तो है जिनका इस्तेमाल हम जो है आगे वर्गीकरण में या टैक्सोनॉमी में हम करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो बेटा, इतना हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम में जो है वो कई सारे फाइलम है के, जैसे हम बात करें फाइलम पोरीफेरा की बात करें, फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम जो है सिलेंटेटा है, फाइलम टीनोफोरा है, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस है, निमेटाहेलमिंथस है, एंडिलिडा है, ऑर्थोपोडा है, मोलास्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डा एंड कॉर्डेट के। तो डिफरेंट टाइप के फाइलम हमें पढ़ने पड़ेंगे। हर फाइलम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर फाइलम में कई फीचर ऐसे होंगे जो दूसरे फाइलम से कॉमन होंगे, लेकिन कई फीचर ऐसे होंगे जो उनसे डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कि कई, और आपको बता दें ये जो हर फाइलम, अब एक बात, एक फंडामेंटल चीज दिमाग में डाल लीजिए, कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में डाल लीजिए, वो ये है कि आपको बता दूं मैं कि पूरे एनिमल किंगडम में एक गोल्डन रूल याद रखिए, गोल्डन रूल है, पूरे एनिमल किंगडम में हर फाइलम में 5 या 6 चीजें ऐसी होंगी, 5 to 6 चीजें ऐसी होंगी जो उस फाइलम में यूनिक होंगी, और वो एग्जाम के क्वेश्चन है, वो एग्जाम के क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी फाइलम को पढ़ेंगे उनकी वो 5 या 6 चीजों को हम अलग से नोट करके बॉक्स बना लेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 90% वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? और 5 से 7 कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है जो डिफरेंट फाइलम के बीच में कंपैरेटिव होती हैं। तो कंपैरेटिव दो तरीके से क्वेश्चन आता है एंड एग्जाम में। एनिमल किंगडम में क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक आता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो उस फाइलम की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होता है, विशेष लक्षणों के ऊपर होता है, सूचना वाला क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है कंपैरेटिव क्वेश्चन, जो दूसरे फाइलम से कंपेयर करने के दौरान होता है। ठीक है ना, दोनों चीजें दिमाग में रखेंगे। देखिए बेटा, यानी हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल फाइलम हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंदर फिर हमें कई सारे जो है सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर सब दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, और देखो बेटा, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हर जगह पर हम ऑर्डर के लेवल तक जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, जैसा कि आपकी कई सारी एमसीक्यू बुक में दे रखा है। तो वे सारे मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, वे सारे क्वेश्चन हमें नहीं करना है जो ऑर्डर के लेवल पे। केवल आपको जो है मेमेलिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर दिमाग में रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर में जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं, जहां तक मैं जा रहा हूं, बस वहीं तक जाइएगा, उसके आगे रुक जाइएगा, क्योंकि उसके आगे ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, चलिए, है ना। अब देखो बेटा, हम जानते हैं कि यदि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा आपसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात किया हमने, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री का बात किया, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ये भी देखा हमने, कि सीलोम क्या होता है, एसीलोमेट क्या होते हैं, स्यूडोसीलोमेट क्या होते हैं, और जो है वो ट्रू सीलोमेट जीव क्या होते हैं, इस पर भी हमने बात किया। फिर सेगमेंटेशन क्या होता है, ए सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, स्यूडो सेगमेंटेड क्या होते हैं, मेटामेरिज्म क्या होता है, टैगमेटाइजेशन क्या होता है, इस पर भी बात किया हमने के, और नोटोकॉट पर भी बात किया हमने। ठीक है, छोटा सा मैं 5 मिनट का बेटा आपको रिकॉल करा रहा हूं, ताकि चीजें आपको याद रहे कि भूले नहीं आपके। मेरे साथ बेटा बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि हम जब मैं 2-4 बार चीजें रिवाइज करता चलूंगा ना, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा बेटा। कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से पहले सेलुलर लेवल हुआ, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, टिश्यू के बाद क्या बने, ऑर्गन बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बने, देन ऑर्गेनिज्म बना के। ये एक प्रकार से हम बातें के। तो देखिए, पोरीफेरा में केवल सेलुलर लेवल अरेंजमेंट था, सिलेंटेटा में टिश्यू लेवल का अरेंजमेंट था, ऑर्गन पहली बार प्लेटीहेलमिंथस में बने, और ऑर्गन सिस्टम पहली बार कहां बना, निमेटाहेलमिंथस से बना। दिखा हमने, ठीक है ना। देखिए, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर के, यानी मैं आपसे पूछूं कि स्क्रीन पे आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, किसका फोटोग्राफ है ये एक एनिमल है, स्पॉन्जेस है, क्या है बेटा, ये पोरीफेरा है। क्या है ये पोरीफेरा के
अब ये देखिए आप समुद्र के अंदर गहराई के अंदर प्रेजेंट है ये के, इनमें आप ये मूव भी नहीं कर सकते हैं इनके, आप देख रहे हैं आपको प्लांट के समान दिखाई पड़ा, ये पोरीफेरा है, ठीक है। चलिए फिर ये आपको फ्लावर के समान दिखाई पड़ रहा है, पर ये फ्लावर नहीं है, प्लांट नहीं है, ये भी एक एनिमल है, ये सिलेंटेटा है, देख रहे हैं आपके सिलेंटेटा दिखाई पड़ रहा है कि समुद्र के अंदर भी दिवाली भी मनती है, कि समुद्र के अंदर भी कई ऐसी लाइटें हैं, कुछ ऐसी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, जो क्या शो करते हैं, जो बायोल्यूमिनेसेंस को जो शो करते हैं, कि इसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रदीप्ति, ठीक है। जैव प्रदीप्ति जो है वो शो करते हैं, मतलब ये इनके अंदर बाकायदा चमकते हैं, ये इनमें जो है वो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है जो चमक छोड़ता है, ये है टीनोफोरा, ये क्या है, टीनोफोर्स है ये। फिर आप देख रहे हैं फ्लैट बॉम्ब के, और आपको बता दूं मैं ऐसे कलर का जो भी आपको ऑर्गेनिज्म प्रकृति में आपको जो भी एनिमल इस तरह के कलर का दिखाई पड़े, वाइब्रेंट कलर का दिखाई पड़े, पर्पल, ब्लू, रेड, येलो, बचकर रहना, दीज आर दी वार्निंग कलरेशन, ये होते हैं चेतावनी रंग कहलाते हैं, कि इतना शार्प कलर है इसका मतलब ये जहरीला है। के आप देख रहे हैं कि आपको फ्लैट बॉम्ब दिखाई पड़ रहे हैं जो डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे जो फ्लैट होते हैं, डॉर्सल मतलब ऊपर वाला बेटा है ना, ठीक है, बैक साइड का, वेंट्रल मतलब एब्डोमेन साइड का नीचे वाला, ठीक है ना। देन दिस इज दी राउंड वर्म, के एस्केरिस की बात करें, राउंड वर्म की बात करें, आप देख रहे हैं कि आपको राउंड वर्म दिखाई पड़ रहा है, गोल कृमि है, ठीक है, इनके अंदर स्यूडोसिलोम देखने मिलता है, राउंड वर्म जो होता है उसमें स्यूडोसिलोम देखने मिलता है हमको, जबकि प्लेटीहेलमिंथस फ्लैट वर्म में हमको सीलोम देखने नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं एनिलिडा देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि इसमें आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म आपको इसके अंदर देखने मिलता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ऑर्थोपोडा देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ा, चेलिसरेटा की बात करें हम, स्पाइडर हुआ आपका, स्कॉर्पियन हुआ है आपके, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं रेप्टाइल्स को देख रहे हैं हम, ठीक है, रेप्टाइल्स है, मतलब बड़ा वर्ग है ना, हमको क्या पढ़ना, हमको ये सब पढ़ना है, ये सबके हमें जो है वो स्टार फिश के बारे में जानना है, हमको जो है वो स्नेल्स के बारे में जानना है, तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी, और हर एक लेक्चर में आपको इंटरेस्टिंग है ना, आप ये सोच के चलिएगा बेटा, आप देखो, आप इसको मान के चलेंगे ना कि मुझे एनिमल किंगडम पढ़ना है, सर पढ़ाएंगे, रटना है, कोई किसी ने कभी कमेंट में शुरू किया रट्टा मार करके, कोई लिखता है कमेंट में, मुझे पता नहीं नाम नहीं याद रहा, पर कोई यूट्यूब में लेक्चर के कमेंट में लिखता है रट्टा मार, अरे भाई रट्टा वर्ड यूज मत करो यार तुम, कि ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपकी साइकोलॉजी पर असर डालता है, कि रट्टा वट्टा कुछ नहीं होता, कि आप समझेंगे, याद रहेगा, आप याद रखिए, मेमोराइज कीजिए केवल, आप क्या रटना नहीं है आपको, एक दो बार आपको सोच लेना है, अपने आप से पूछ लेना है आपको, तो हमेशा याद हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए बॉडी प्लांट्स के बारे में हमने बात किया था, हमने कहा था आपसे बेटा कि एक तो होता है सेल एग्रीगेट प्लांट की कोशिकाओं का क्लस्टर होता है जो स्पॉन्जेस के अंदर पोरीफेरा में हमको देखने मिलता है, कहां देखने मिलता है हमें ये देखने मिलता है पोरीफेरा में हमको देखने मिलता है, ठीक है, पोरीफेरा में हमको ये देखने मिलता है स्पॉन्ज में, इसे सेल एग्रीगेट प्लांट कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। फिर मैंने आपसे कहा था ब्लाइंड सेक प्लांट क्या होता है बेटा, जिसमें केवल एक कैविटी, एक ओपनिंग होती है और फूड यहीं से अंदर आता है, यहीं से बाहर निकलता है, माउथ और एनस दोनों सेम ओपनिंग होती है, इसके सिंगल कैविटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसील कहते हैं। माउथ और एनस दोनों एक सिंगल ओपनिंग होता है, ये कहां देखने मिलता है हमको, ये हमको सिलेंटेटा में देखने मिलता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, और हमको प्लेटीहेलमिंथस में देखने मिलता है हमको ये, ठीक है। हमें ब्लाइंड सेक प्लांट कहां देखने मिलता है, सिलेंटेटा में देखने मिलता है हमको, और हमको जो प्लेटीहेलमिंथस में देखने मिलता है। ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लांट मैंने आपको बताया था बेटा कि ट्यूब के अंदर, ट्यूब प्लांट में क्या होता है कि एक ट्यूब क्या होती है, यहां पे मैंने आपसे कहा था एक ट्यूब तो होगा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा ट्यूब हो गया क्या, दूसरा सेकंड ट्यूब होता है आपका जो है वो होता है आपका सीलोम के, तो सीलोम जो होती है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी सीलोम एक ट्यूब हो गया, एक ओपनिंग, एक पूरी कैविटी हो गया, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कैविटी, ट्यूब के अंदर ट्यूब दिखाई पड़ता है हमको, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और अनस दोनों ओपनिंग हमको दिखाई पड़ेगी, के तो वन ट्यूब यहां पर बॉडी वॉल, दूसरा ट्यूब यहां पे एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी वॉल एक्चुअली बॉडी कैविटी, इज नॉट बॉडी वॉल, इट इज दी बॉडी कैविटी, एक्चुअली ये होना चाहिए बॉडी कैविटी के, तो एक ट्यूब हो गया बॉडी कैविटी। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि ये एंडोडर्म मान लिया हमने, एलिमेंट्री कैनाल, फिर ये मैंने कहा ये है मेसोडर्म है, ये बाहर के, फिर ये मेसोडर्म है, ठीक है, बाहर ये एक्टोडर्म है, बाहर ये, ठीक है, ऐसे तो सीलोम होता है, और सीलोम क्या है, मेसोडर्म के में बनती सीलोम, ठीक है, ये हो गया सीलोम, ये हो गया सीलोम, एक ट्यूब हो गया ये, और दूसरा हो गया ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, दूसरा ट्यूब हो गया, तो ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लांट कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। और ये आप याद रखिए, और ये ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लांट जहां पे सीलोम देखना शुरू हो गई वहां से देखना मिलता है, शुरू होता है हमको इटके। फिर प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा था बेटा, देखो यहां पे क्या देख रहे हो आप देख रहे हो
ये देख रहे हो आप, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देख रहे हो, और ये आपको दिखाई पड़ रहा है ट्यूब विथ, ये आपको ट्यूब विथ ट्यूब बॉडी प्लान आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ये ट्यूब विथ ट्यूब बॉडी प्लान है और वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है आपका, ठीक है, क्लियर। ये दिख रहे हैं हम, यही माउथ है, यही एनस है, कोई सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है इसमें, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो गया ये, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान में देखेंगे हम, तो हमें यहाँ पे सीलोम भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई पड़ रहा है, तो दिस इज द ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान जो निमेटोडा से शुरू हुआ था। हालांकि निमेटोडा के अंदर, निमेटा हेलमिंथस के अंदर जो सीलोम होती है वो स्यूडोसीलोम होती है, ठीक है। फिर प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम की बात की, मैंने कहा था स्टोम मतलब माउथ, स्टोम मतलब माउथ, पहले माउथ बनेगा, ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनेगा, प्रोटोस्टोम होता है, और जब ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा, ड्यूटेरोस्टोम मतलब माउथ बाद में बनेगा, दूसरे नंबर पर माउथ बनेगा, ड्यूटेरो मतलब दूसरे नंबर पे माउथ बनेगा ना, देखो रटना नहीं है आपको, ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरो दूसरा नंबर पे माउथ बनेगा स्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले नंबर पे माउथ बनेगा, प्रोटोस्टोम। तो ब्लास्टोपोर से यदि माउथ बनेगा, प्रोटोस्टोम, ठीक है। ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा, यदि माउथ दूसरे नंबर पे तो पहले एनस बनेगा, तो वो ड्यूटेरोस्टोम हो गया, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा किस में आते हैं बेटा, ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं, मोलास्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा सब ये प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने कहा था स्पाइरल और डिटरमिनेट क्लीवेज होता है, किसमें, प्रोटोस्टोम में होता है, और ड्यूटेरोस्टोम में जो है वो स्पाइरल और इनडिटरमिनेट क्लीवेज हमको देखने मिलता है। क्लीवेज के पैटर्न में थोड़ा सा फर्क होता है, कई बार इतना, ये बिल्कुल डीप सीटेड एक्स्ट्रा स्ट्रोक इंफॉर्मेशन है, कई बार एग्जामिनर जो है वो एकदम ही पागल हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछ लेता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार ये पूछे गए पहले के, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए भी हमको तैयार रहना है बेटा, ठीक है ना। देखिए, है ना, क्लीवेज पैटर्न की बात करें तो प्रोटोस, इतना देखिए, प्रोटोस्टोम के अंदर आपको जो है वो ऑब्लिक क्लीवेज देखने मिलता है, ऑब्लिक के तिरछा, ऑब्लिक, इतना रखिए, ऑब्लिक क्लीवेज, जैसे सेल्स ऑब्लिकली डिवाइड कर सकती है, ऑब्लिक क्लीवेज देखने मिलता है आपको कहां पर, प्रोटोस्टोम में। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में आपको जो है वो पैरेलल क्लीवेज देखने मिलता है। बस इतना रखिए, एक एक लाइन, है ना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, डिटेल में मत जाइए, यही आएगा तो यही आएगा। प्रोटोस्टोम ऑब्लिक क्लीवेज है, ड्यूटेरोस्टोम पैरेलल क्लीवेज है, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। बाकी भूल जाओ, बाकी मत दिमाग में लगाओ उसमें, ठीक है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी के। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मतलब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सी लेयर का फर्क होता है, कौन सी लेयर का फर्क होता है, बताओ बेटा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म का फर्क होता है, डिप्लोब्लास्टिक जीवों में मेसोडर्म नहीं होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में होती है, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर सीलोम कैसे बनता है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, ठीक है। सीलोम बनता है, साइजोसीलोम बोलते हैं, एक होता है एंटेरोसीलोम कहते हैं, ठीक है ना, जो एंडोडर्म की कुछ सेल्स मॉडिफाइड होकर मेसोडर्म को बनाती है, जो आर्केंट्रॉन है उससे मेसोडर्म सेल्स बाहर ओरिजिनेट करती है, और फिर जो सीलोम बनता है वो एंटेरोसीलोम कहलाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। फिर मेटामेरिज जो है, ट्रू मेटामेरिज में सिमिलर टाइप के सेगमेंट को रिपीटेटिवली हम दोहराते हैं, उसे हम ट्रू मेटामेरिज कहते हैं। हर एक सेगमेंट को मेटामियर या सोमाइट बोलते हैं, मेटामियर बोलते हैं या उसको हम सोमाइट कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर कॉर्डेटा के फीचर क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था बेटा, है ना, पोस्ट एनल टेल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है ना। फिर नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, याद रखना, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड के जो नॉन कॉर्डेटा है उनमें वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, उनमें क्या होती है, उनमें उल्टा होता है, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल होलो है ये, उनमें वेंट्रल सॉलिड होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे, क्लियर। देखिए आप ना, और पोजीशन याद रखना बेटा, नोटोकॉर्ड के जो है वो डॉर्सल सरफेस, नोटोकॉर्ड से ऊपर की तरफ डॉर्सल सरफेस पे जो है वो नर्व कॉर्ड देखने मिलती है, और वेंट्रल, नोटोकॉर्ड से वेंट्रल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पिछले 13-14 मिनट मैंने आपको केवल रिकॉल कराया, अब बस मैं आपको अब जनरल टेक्सोनॉमी दोबारा रिकॉल नहीं कराऊंगा, अब हम आगे बढ़ेंगे फाइलम में, ठीक है ना। मैं क्यों आपको बार बार रिकॉल कराया, कि मुझे मालूम है कि इन 3 लेक्चर में आप सुनेंगे, और सच्चे अर्थों में यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप सुनेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। मैं नहीं चाहता बेटा कि रटना पड़े आपको, ठीक है। आप एमसीक्यू लगाइए, इसलिए आप देखिए कि एनिमल किंगडम में जैसे शुरू आपको डीपीएस में खूब सारे एमसीक्यू मिलना शुरू, तो वो एमसीक्यू लगाते जाइए उनको, ठीक है, बस वही लगाने, मैं जो लगवा रहा हूं ना बस वही एमसीक्यू लगाना है, इसके अलावा कोई एमसीक्यू नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। ये काम आपको एनिमल किंगडम में करना है, ये प्लांट किंगडम में करना है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में करना है, प्लांट एनाटॉमी में करना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में करना है, और
एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में करना है, क्योंकि जो एमसीक्यू हम दे रहे हैं वो सब अपडेटेड एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो हम नहीं देंगे आपको जो एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो आप सबसे पहले फाइलम की बात करते हैं पोरीफेरा की। पोरीफेरा क्या होते हैं कि स्पॉन्जेस से पढ़ना हम शुरू करते हैं, और बड़ी रंग जो है रंग बिरंगी और सुनहरी दुनिया है इनके के समुद्र की। अब मैं देखा हूं, मैं एक बार जो है फुकेट गया था, तो फुकेट में यहां पर अंडर सी वॉक होता है कि फुकेट में अंडर सी वॉक होता है कि फुकेट में आपको वो क्या करते हैं, वो आपको जहाज से ले जाते हैं दूर कहीं पे, और वहां ले आके आपके सिर पे एक हेलमेट लगाते हैं, फिर पानी में उतारते हैं। बड़ा डरावना होता है, ऐसा लगता है कि डूब जाएंगे मर जाएंगे टाइप की फीलिंग आती है, लेकिन वो फाइनली वो लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, कोई लोग जा रहे होते हैं आ रहे, तो आप देख के लगता नहीं भाई सब तो सुरक्षित है यहाँ पे, तो अपन भी रहेंगे सुरक्षित के। तो वो आपको एक हेलमेट लगाते हैं और ऊपर से हाई प्रेशर से हवा होती है, तो पानी आपके अंदर नहीं आता के, और आप झट से, वो हेलमेट भारी भी होता है, झट से आप नीचे पानी के अंदर काफी गहराई में पहुंच जाते हैं आपके। वहां पहुंचने के बाद फिर क्या करते हैं, आपको ऊपर आने के लिए सीढ़ियां लगी होती नीचे तक, उस पर के आप जब पहुंचते हैं वहां पे नीचे, और वहां पर देखते हैं आपको तमाम तरह की मछलियां दिखाई पड़ती हैं, तमाम तरह के आपको जो है स्पॉन्जेस दिखाई पड़ते हैं, रंग बिरंगे। ऐसी दुनिया है समुद्र के अंदर की वैसी रंगीन दुनिया आपको जो है कहीं देखने ही नहीं मिलेगी, वैसी कलरफुल वर्ल्ड आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ हम तस्वीर देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्पॉन्जेस दिखाई पड़ रहा है, देखो ये पूरे ने, ये कोई प्लांट नहीं, ये सारे के सारे जो है वो एनिमल्स है, पोरीफेरा यहाँ पे पूरे के पूरे दिखाई पड़ के समुद्र के। बाकी आपको आसपास एल्गी दिखाई पड़ रही है उठ के, देखिए आप ना, ये समुद्र के अंदर की दुनिया के फोटोग्राफ है, देख रहे हैं आप कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल एकदम, देखिए ना, क्लोज फोटोग्राफ लेके गौर से देखो इसको जरा, गौर से देखिए, यही है पोरीफेरा, गौर से देखिए यही है पोरीफेरा। बारीक 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 बहुत सारे पोर दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें के, एक बड़ी सी ऊपर ओपनिंग दिखाई पड़ रही है आपको के, ये है पोरीफेरा, ठीक है। चलिए समझ गए बात को हम। पोरीफेरा मतलब इसके पास में पोर है, पोर बेरर, इसके पास पोर होते हैं, इसलिए नाम हो गया पोरीफेरा के। हर नाम कुछ कहता है, हर नाम कुछ कहता है, पर कुछ नाम कुछ नहीं कहते हैं। जैसे मेरा नाम है गीतेंद्र, गीतों का इंद्र, गीतों का देवता, और मैं एक भी गाना नहीं गा सकता हूं। मुझे संगीत जो है वो सुनना अच्छा लगता है, पर आप चाहेंगे ना कि मैं कुछ गा पाऊं, कुछ बजा पाऊं, कोई साज, तो मैं नहीं बजा पाता हूं। मैंने गिटार सीखने की बहुत सोची थी मैंने, और मैं नहीं सीख पाया उसमें, और मेरे टीचर एक दिन मुझे आए और मुझे सिखाया, एक दो दिन उन्होंने, उसके बाद फाइनली उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने मेरे बेटे को सिखाना ज्यादा बेहतर समझा कि वो इंटेलिजेंट है मुझसे, और वो सीख भी गया, बहुत बढ़िया बजाता है बड़ा वाला बेटा। मैं जो है, तो मतलब मेरे नाम से मत जाना आप कि मेरे नाम पे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, और खैर, तो हम बात कर रहे थे पोरीफेरा की, कहां पहुंच गए भाई, पोरीफेरा की बात करते हैं। पोरीफेरा मतलब जो है कि पोर बीरर, इनमें पोर उतर के, तो मतलब पोरीफेरा का मतलब क्या होता है बेटा, पोर बीरर। यही याद करते चलो, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, साथ में क्लास में ही याद करते हुए चलना है हमको के। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं होता है, मतलब इनमें सेलुलर ग्रेड, इनमें कोशिकी स्तर का सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने मिलता है, पहले ही बात कर चुके। इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती बॉडी की, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं इनके। और हम तो ऐसे लोग हैं, इंसान लोग हर जगह फायदा ढूंढ लेते हैं। हमने इसको भी निकाल लिया समुद्र में के, हमने इसको भी निकाल लिया और स्पॉन्जेस के रूप में पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। आज भी स्पॉन्जेस काफी बिकते हैं मार्केट में के। जापान के अंदर वीनस फ्लावर जो करके, वीनस फ्लाई फ्लावर जो होता है, वो जापान के अंदर जो है वो दिया जाता है गिफ्ट में। ग्लास रोप स्पॉन्ज हुआ, ठीक है, वो सब दिए जाते हैं। यूप्लेक्टला की बात कर रहा हूं मैं कि जापान में जो गिफ्ट में दिया जाता है। मतलब हमने तो कमर्शियली जो है हर जगह, हम तो ऐसे लोग हैं, इंसान लोग के हर जगह पे अपना फायदा देखते हैं, नोट 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 देखते हैं हम के। हालांकि हमको जो है हर जीव को हर जगह पे हमको केवल कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। हमको देखो, एक बात मैं कहता हूं आपसे हमेशा, एक बात बेटा, एक सिद्धांत दिमाग में याद रखना चाहिए कि जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे ना, तो पैसा आपके आगे आगे भागता रहेगा। आप पीछे पीछे भागते रहेंगे, पैसा आपके आगे आगे भागता रहेगा। जब आप केवल जो है वो अपने कर्म पर फोकस करेंगे और आप एक्सीलेंस की ओर भागेंगे आप, तो पैसा पीछे भागेगा, पैसा पीछे भागेगा, आप आगे भागेंगे, पैसा पीछे पीछे चेस करेगा कि भैया ले लो, आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि तुम एक्सीलेंस पर हो।
जिंदगी में बेटा कभी भी याद रखना फंडा ये कि लाइफ में कभी भी पैसे के पीछे मत भागना। भागना केवल एक्सीलेंस के ऊपर भागना केवल अपनी प्रतिभा को इंप्रूव करने के लिए भागना। पैसा पीछे आएगा, गांठ बांध लो मेरी बात को, ठीक है ना। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम बात करते हैं, हम इसे कमर्शियली भी रेस कर सकते हैं और ये आपको मोस्टली मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर देखने मिलते हैं। मोस्टली आपको मैराइन एनवायरनमेंट में आपको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में लिखा, हमने कहा फाइलम पोरीफेरा वो फाइलम है जिसमें सारे स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस पोर बेरिंग एनिमल होते हैं। पोरस मतलब पोर, फेरी मतलब बियर करने वाला, के ये जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी के पॉइंट नहीं है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कोई शक किए बगैर नोट कर लेना दादा, है ना, ठीक है। आजकल क्या ज्ञान देने वालों की बहुत बड़ी संख्या हो गई है, आजकल के बड़ी संख्या में लोग ज्ञान देने लगे। सिलेबस पीछे चल रहा है, थोड़ा डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। कब सुधरोगे भाई साहब, काहे हमें सुधार रहे हो, छोड़ जाओ ना, हमको नहीं चाहिए आपका ज्ञान, नहीं चाहिए हमको आपका भरोसा चाहिए, ठीक है। और भरोसा बेटा ना होना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है ना। आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनके लिए बाकी मेरे कमांडो तो प्रतिबद्ध हैं, वो कभी जो है वो हमेशा हर चीज को फॉलो करते हैं। तो चलो बेटा फॉलो करते हैं कि इलीज ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया स्पॉन्जेस का एनिमल नेचर। उन्होंने कहा कि भाई स्पॉन्जेस जो है वो एनिमल हो सकते हैं, ठीक है, पर कंफर्म नहीं थे कि इन्होंने इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया। लेकिन रॉबर्ट ग्रांट फाइनली प्रूव दैट स्पॉन्जेस एनिमल, रॉबर्ट ग्रांट ने फाइनली ये प्रूव किया कि ये एनिमल होते हैं और इन्होंने इसके लिए पोरीफेरा नाम का इस्तेमाल भी किया। इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट ग्रांट ने पहली बार इनके पहले जो है, बहुत पहले रॉबर्ट ग्रांट के पहले जो है 1825 के पहले, आप समझ लीजिए कि स्पॉन्जेस को लोग प्लांट मानते थे। क्या बोलते थे, प्लांट है, ये जो चल नहीं सकता वो प्लांट है, जो चलता है वो एनिमल है, प्लांट मानते थे इसको, के। लेकिन रॉबर्ट ग्रांट ने बताया कि ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है, के। सुल्ज और बुशली ने इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया, पैराजोआ, के। सुल्ज और बुशली ने इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया, इसको पैराजोआ किया गया। तो इनिशियली पैराजोआ के अंदर पोरीफेरा को रखा गया, ठीक है ना। ये तो बात हो गई बेटा क्रोनोलॉजी वाली बात हो गई कि पोरीफेरा पहले फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। प्रोटोजोआ के बाद जो एनिमल बने वो पोरीफेरा बने थे, ठीक है। स्पंजेस की स्टडी को हम पैराजूलॉजी कहते हैं, स्पंजेस की स्टडी को पैराजूलॉजी कहते हैं। और हर एक स्पंजेस या पोरीफेरा के अंदर टू लेयर्ड वॉल होती है, दो परतों वाली भित्ति होती है, टू लेयर्ड वॉल होती है। वेरी वेरी आईएमपी एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाम ऐसा ले देते हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। तो जो पोरीफेरा होते हैं उनमें बेटा टू लेयर्ड वॉल होती है उनमें, के बाहर वाली लेयर को हम पिनेकोडर्म बोलते हैं, अंदर वाली को कोइनोडर्म बोलते हैं। बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, हम पिनेकोडर्म बोलेंगे, अंदर वाली को कोइनोडर्म बोलेंगे। याद कर लेना, ठीक है। बाहर वाली जो है वो पिनेकोडर्म है, अंदर वाली जो है वो कोइनोडर्म है, ठीक है ना। चलिए इन दोनों परतों के बीच में चूंकि जो है हम क्या बोलते हैं, दोनों परतों के बीच में क्या होगा, इन दोनों परतों के बीच में जो है वो एक मीजनकाइमा भरा होगा, नॉन सेलुलर मेटेरियल होगा, के। और हम इसलिए हालांकि हमें डिप्लोब्लास्टिक वर्ड यहां यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हम इसको डिप्लोब्लास्टिक के अंदर ही शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें भी दो लेयर होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म दिखाई पड़ती है यहाँ पे, के। चूंकि ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसलिए साइंटिस्ट कई लोग जो है डिप्लोब्लास्टिक वर्ड यूज नहीं भी करते हैं, क्या, पर इट इज स्टिल कंफ्यूजिंग। तो कई बार ऑप्शन में आएगा लिखा तो आप इसको डिप्लोप्लास्टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि इनमें जो जो स्पॉन्जेस की वॉल होती है वो दो लेयर वाली वॉल होती है। बाहर वाली लेयर पिनेकोडर्म में, अंदर वाली कोइनोडर्म में। बाहर वाली लेयर पिनेकोडर्म में, अंदर वाली कोइनोडर्म में, दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मेटेरियल भरा हुआ है, मीजनकाइमा, ठीक है। एक जिलेटिनस मेटेरियल भरा होता है, ठीक है। देखिए कैसा होता है टिपिकल स्पॉन्ज, आप देख रहे हैं कि एक जगह पे फिक्स होगा, सिलेंडरी होगा, ये मूव नहीं कर सकता है बेटा। इसमें कई सारे पोर दिखाई पड़ेंगे, इन छोटे छोटे कई सारे पोर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्टिया बोलेंगे या ऑस्टियम बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे इनको हम, या ऑस्टियम बोलेंगे हम, ठीक है। फिर एक बड़ा पोर होगा, उसे हम बोलेंगे ऑस्कुलम बोलेंगे, ऑस्कुलम। जो एंट्री पॉइंट है, वाटर का जो एंट्री पॉइंट है, वाटर का जो एंट्री है वो ऑस्टिया से होता है, ठीक है। और वाटर का जो एग्जिट है वो ऑस्कुलम से होता है, यानी पानी जो है वो अंदर जाता है, इससे अंदर, इनसे वाटर अंदर आता है और यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्या मोटर लगी है अंदर इसमें,
क्या मोटर लगी है अंदर इसमें कि इधर नीचे से आ जाएगा ऊपर, ऊपर से क्यों नहीं आएगा भाई? सिंपल सी बात है, सिंपल फिजिक्स है कि जब जो वाटर बॉटम में जैसे जैसे पानी के लेवल में आप नीचे आते हैं तो पानी का दबाव बढ़ता जाता है, ठीक? वाटर का प्रेशर जो होता है ना, जो उसके वाटर कॉलम जो होता है उसका दबाव अधिक होता है, तो नीचे वाला जो पोर होते हैं दे आर फेसिंग मोर प्रेशर एज कंपेयर टू अपर पोर, और नीचे वाले पोर संख्या में अधिक होते हैं। तो वाटर जब इंटर करता है तो इतनी बड़ी मात्रा में वाटर अंदर इंटर करता है कि उसे एक एग्जिट पॉइंट चाहिए होता है, एक उसे एग्जिट पॉइंट चाहिए होता है, और जो ऑस्कुलम होता है वो ऊपर की तरफ होता है, वही एग्जिट पॉइंट बन जाता है, तो वहां से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है? तो मल्टीपल पोर से वाटर अंदर इंटर करता है और एक पोर से बाहर निकलता है, हम ऑस्कुलम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी का नया वाला लोगो लगाया मैंने यहां पे, अच्छा वाला, ठीक है ना? ठीक है, पहचान लेना एनसीईआरटी, ये 3 मोड़ दिखाई पड़ रहे हैं, क्या है? ठीक है। फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। बिल्कुल हम एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लेना बेटा, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है ना, ठीक है? तो मैंने क्या कहा आपसे? मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस और दे आर जनरली मैराइन। अब यहां पर बिल्कुल फोकस करना बेटे, ठीक है? जनरली मैराइन, नॉट एक्सक्लूसिवली, नॉट एक्सक्लूसिवली, ठीक है? जब मैं लिखूंगा एक्सक्लूसिवली मैराइन, जब मैं लिखूंगा एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ये केवल और केवल समुद्र में देखने मिलते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं 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 होते हैं, ठीक है? और जब मैं लिखता हूं जनरली मैराइन, मतलब मोस्टली ये समुद्र में होते हैं, बट देयर मे बी सम फ्रेश वाटर फॉर्म, देयर मे बी सम फ्रेश वाटर फॉर्म, कुछ जो है वो स्वच्छ जलीय रूप इसके हो सकते हैं, देयर मे बी सम फ्रेश वाटर फॉर्म। क्लियर? क्लियर? एकदम क्लियर। तो जनरली और एक्सक्लूसिवली वर्ड को मिस नहीं करना है बेटा, ठीक है? मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, मतलब कुछ ऐसे स्पॉन्जेस हो सकते हैं जो गलती से सिमेट्री शो करते हो, ठीक है? क्योंकि तो रैंडम है, तो मोस्टली ये एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ठीक है? दे आर दी प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, कोई डाउट नहीं, सबसे प्राचीनतम मल्टीसेलुलर एनिमल, ठीक है? और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई डाउट बेटा? ये 5-6 लाइन को हमने अच्छे से समझा देखा हमने, ठीक है? इसमें कोई डाउट हमको नहीं है, ठीक है? Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. चलिए, ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर? चलिए देखते हैं हम क्या बोल रहा। देखो ना आप, कितना सुंदर है यार, है ना? ठीक है, देखो बारीक बारीक कई सारे पोर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये बारीक बारीक पोर नहीं, ये ऑस्कुलम है, ये आपको ये बड़े वाले पोर के बारीक बारीक पोर सरफेस पे ये प्रेजेंट के, ये सरफेस पे ये बारीक बारीक कई सारे पोर जो है हमको प्रेजेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, दिख रहा है आप? ये बारीक बारीक पोर के, तो आप देख रहे हैं इसमें आपको, तो ये आपको एक स्पॉन्ज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है देखो, बिल्कुल एकदम समझना इसको, एकदम, है ना? इमेजिन करते हैं इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें और हम याद रह जाएगा कि मैंने क्या कहा बेटा? देयर आर पोर्स जिनसे वाटर अंदर आ रहा है, उन्हें हमने क्या बोला? उनको हमने ऑस्टिया बोला इसको हमने, और ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, और ऑस्टिया एक पोर होता है, और इस पोर को बनाने वाली जो सेल है, ये पोर जो है वो कुछ सेल के चारों ओर कुछ सेल होंगी, तो ये पोर बनेगा। ये पोर कैसे बना बेटा? चारों ओर कुछ सेल, इसलिए पोर बना के इन जो सेल्स पोर के चारों तरफ होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे पोरोसाइट बोलेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में आता, उन्हें हम पोरोसाइट बोलेंगे। और ये क्या हो गया? ये आपका पोर हो गया या ऑस्टिया हो गया, है ना बेटा? ठीक है, तो चारों ओर जो पोर के सेल उन्हें पोरोसाइट बोलेंगे हम। क्लियर? के फिर क्या देखा आपने? आपने देखा कि इनकरेंट पोर, मतलब अंदर वाटर जिससे आता है, इनकरेंट पोर ऑस्टिया पोर, या इनकरेंट पोर जिससे वाटर अंदर आता है वो दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे। फिर जिस पोर से वाटर बाहर निकल रहा है, बड़ा सा जो पोर है उसे क्या बोला हमने? ऑस्कुलम बोला हमने। ऑस्कुलम इज द बिग ओपनिंग, बड़ा ओपनिंग होता है जिससे वाटर बाहर निकलता है बेटा, ठीक है ना? क्लियर? अभी यही फोकस करते हैं, बाद में बात करेंगे एमीबोसाइट क्या, कॉलर सेल क्या, अभी हमें केवल इतना कहा कि डबल। अब एक चीज हम रिकॉल करते हैं, पोरीफेरा में डबल लेयर वॉल होती है, बाहर वाली पिनेकोडर्म में, अंदर वाली कोइनोडर्म में, बाहर वाली पिनेकोडर्म में, अंदर वाली कोइनोडर्म में, ठीक है ना? क्लियर? दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मेटल मेसेनकाइमा भरा होता है,
उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, क्योंकि हमने कहा था कि सेलुलर ग्रेड लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोरीफेरा में होता है, लेकिन कुछ हद तक हमें सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर करती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात के वाटर कैनाल सिस्टम के वाटर कैनाल्स, अब देखो मैंने आपसे कहा कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको पोरीफेरा की याद रखनी है वो ये है, इसमें आपको वाटर कैनाल सिस्टम देखने मिलता है, आपको वाटर कैनाल सिस्टम देखने मिलता है। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए अभी क्या कहा हमने, मैंने कहा पोर्स का पाया जाना, पोरीफेरा में पोर्स का पाया जाना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 हो गया। ठीक है, पोरीफेरा में पोर पाए जाते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम आपको देखने मिलता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम से। सुनना बात को, कंपैरेटिव क्वेश्चन बता रहा हूं कि मैं यहां पे आपको कंपैरेटिव चीजें बताता जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम से। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है। किसमें होता है? इकाइनोडर्मेटा में होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वो डिफरेंट है, बकायदा वेसल्स बनी हुई है उसके अंदर के, मेड्रेपोराइट है, अंदर वाटर अंदर आएगा, वाटर को प्रेशर से क्रिएट करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक मैकेनिज्म पे काम करता है पूरा के इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में इतना देखिए, इकाइनोडर्मेटा में नोट कर लेना कहीं पे, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता है। वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होता है। तो दोनों बाजू बाजू लिख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर, भूलना नहीं बेटे। अब पोरीफेरा के अंदर जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जो वाटर कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा के अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो 3 तरह का होता है। कैसा होता है? 3 तरह का होता है। एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब गाना मत गाना कि एनसीईआरटी में नहीं तो क्यों बता रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो स्पॉन्जेस हैं उनमें 3 तरह का वाटर कैनाल सिस्टम देखने मिलता है। एक होता है एस्केनॉइड टाइप, दूसरा होता है साइक्लोइड टाइप, तीसरा होता है जो है वो ल्यूकेनॉइड टाइप। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों में क्या फर्क है आप देखिए। दोनों, एक में बिल्कुल सिंपल पोर है, एक में सिंपल पोर है कि बाहर से पोर से अंदर वाटर आया, अंदर वाटर इकट्ठा हुआ और बाहर निकल के। दूसरे वाले में गौर से देखिए कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि पोर है, पोर से एक छोटी कैविटी में वाटर अंदर आया और छोटी कैविटी से एक बड़ी कैविटी में वाटर अंदर आया। देखिए आप, ये पोर से यहां वाटर अंदर आया, यहां से हटके। ठीक है, ऐसा क्यों? इससे और प्रेशर इफेक्ट क्रिएट होता है, इससे और प्रेशर इफेक्ट और अधिक जो है इससे क्रिएट होता है इस सेट के। तो आया वाटर अंदर आया, आने के बाद जो है वो जो है तो अंदर छोटे, तो एक प्रकार से आपको जो है अंदर जो है वो छोटी कैविटी दिखाई पड़ती है, फिर वाटर अंदर। और जब ये सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता है तो देखिए आप, वाटर अंदर आया, यहां इकट्ठा हुआ, यहां से वाटर यहां गया, तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स ल्यूकेनॉइड टाइप का सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम है। तो इसमें भी प्रकृति ने कई प्रयोग किए और ये केवल इसलिए कि और इफेक्टिवली काम करे और अधिक सरफेस एरिया। देखो बेटा, यदि पहले वाले की तुलना में आप पहले वाली इसकी तुलना में आप 1 2 3 तीसरे वाले को देखोगे तो आपको लगेगा कि वाटर को, जो अंदर आने वाले पानी को मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है थर्ड वाला, जिससे कि वाटर के अंदर प्रेजेंट फूड को आसानी से ले पाए सेल। ठीक है ना। तो प्रकृति में जो है लगातार प्रयोग चल रहे होते हैं, लगातार चीजों को इवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है ना। देखिए आपके एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम देख रहे हैं आप, जो आपको ल्यूकोसोलोनिया में देखने मिलता है। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, देखो बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसलिए थोड़ा सा जो है 1 2 5 10 बातें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी आपको। और जब आप एमसीक्यू बुक लगाओगे तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए कि जो मैं दूंगा क्वेश्चन वो भी कर लेना एक बार बेटा इससे, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि 90% 95% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं बेटा, लेकिन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। एंड जो है मैंने कहा ना आपसे कि कॉम्पिटिशन में हम चांस नहीं ले सकते हैं, तो हमको जो जनरलाइज पहले पूछी गई है, प्रीवियस एग्जाम में आई हुई है, वो हमको पता होना चाहिए। तो अभी क्या कहा मैंने कि ल्यूकोसोलोनिया के अंदर एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें कि जो सिंप्लीफाइड टाइप का होता है, जिसमें कि ऑस्टिया होता है, डर्मल ऑस्टिया होता है और एक ऑस्कुलम होता है इसमें। ठीक है ना, क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने इसका नाम लिखा और इसका एग्जाम्पल नोट कर लिया, हमने नाम लिखा और इसका हमने एग्जाम्पल नोट कर लिया। ठीक है। फिर साइकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम को स्काइफा में देखने मिलता है, तो नाम लिखा हमने और एग्जाम्पल को नोट कर लिया हमने के। और इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि डर्मल ऑस्टिया से वाटर अंदर आया, अंदर आने के बाद वहां पे छोटी छोटी रेडियल कैनाल बनी हुई है, छोटी छोटी रेडियल कैनाल बनी हुई है। देखिए ये ऑस्टिया से वाटर अंदर आएगा और यहाँ पे छोटी छोटी रेडियल कैनाल बनी है और ये कैनाल फिर बड़ी कैविटी में खुलती है, जो बड़ी जो वाटर कैविटी उसके अंदर ये ओपन होती है, फिर ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकलता है। ठीक है ना, क्लियर।
तो ये हमने क्या देखा, हमको कुछ जो है वो बारीक बारीक हमको जो है वो उसमें रेडियल कैनाल देखने मिलती है। तो एज कंपेयर टू एस्कॉन टाइप की तुलना में साइकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्काइफा में देखने मिलता है। और ये हमें दिखाई पड़ रहा है बेटा ल्यूकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। तो नाम लिखा हमने और एग्जांपल लिख लिया हमने। एग्जांपल इसका स्पॉन्जिला है। एग्जांपल क्या है इसका? स्पॉन्जिला इज द एग्जांपल। स्पॉन्जिला इसका एग्जांपल है बेटा। क्या है ये ल्यूकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। आप देखिए इसमें क्या है, डर्मल ऑस्टिया है, इनकरेंट कैनाल है, ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हो, आप फ्लैजिलेट आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें फ्लैजिलेट चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, एक्सक्रेंट कैनाल दिखाई पड़ रही है, और फिर आपको जो है मेन ट्यूब दिखाई पड़ रही है। मतलब ये है कि इसमें बाकायदा जो वाटर अंदर आ रहा है उसे मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए उसमें छोटे छोटे चैम्बर बनाए गए हैं, और ये चैम्बर का वाटर फाइनली एक बड़ी ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है, फिर वाटर बाहर निकालते हैं। तो ये हमको ल्यूकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में देखने मिलता है। बहुत डिटेल में नहीं जाना, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखनी है हमको, ठीक है। अब What is the meaning of canal system? Canal system का मतलब क्या है? It is the method of water flow throughout the sponge के स्पॉन्ज के अंदर जो वाटर फ्लो का मेथड होता है उसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं बेटा। के तीन तरह का देखा, सिंपल एस्केनॉइड टाइप का हो गया बेटा, एडवांस जो है वो साइक्लोइड टाइप का हो गया, और कॉम्प्लेक्स जो है वो ल्यूकोनॉइड टाइप का हो गया, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो तीनों तरह का सिस्टम हमने यहां पर देखा के तीनों के एग्जाम्पल भी हमने नोट कर लिए। क्लियर? चलिए अब एनसीईआरटी पे आते हैं फिर से। देखो मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बहुत सारी चीजें बस समझा चुका हूं आपको, क्योंकि वो एक लाइन में कई बातें छिपी हुई हैं कि आपको पता होना चाहिए। तो समवेयर इन सम पोर्शंस ऑफ एनसीईआरटी आपको इसको एक सिलेबस के समान ट्रीट करना पड़ेगा कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन्जेस के अंदर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम आपको देखने मिलेगा, ठीक है। क्लियर? वाटर इंटर्स थ्रू द मिनिट पोर, ऑस्टिया से वाटर अंदर इंटर करता है बॉडी वॉल में, और थ्रू द सेंट्रल कैविटी, और जो कैविटी जहां वाटर इंटर करता है उसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो स्पॉन्जोसील क्या होती है बेटा? ऐसी कैविटी होती है जो बड़ी कैविटी इसके अंदर वाटर अंदर इंटर करता है ऑस्टिया से, उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। उसके लिए हम स्पॉन्जोसील वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। और वाटर बाहर कैसे निकलता है? ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सब चीजें बेटा? द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। फूड लेना है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज करना है, वेस्टेज को बाहर निकालना है। मतलब ये है कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में, वो काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में, वो काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में। हालांकि हर सेल को अपना फूड अंदर लेना पड़ता है, हर सेल को खुद इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना होता है, क्योंकि बीच में कोई कैविटी में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते नहीं इसमें के, यानी तो वाटर अंदर आया वाटर बाहर निकल गया, ऐसा सिस्टम है। तो यहां पर फूड को पकड़ना पड़ेगा। मतलब एक चीज देखो, वाटर कैनाल सिस्टम में क्या है कि वाटर अंदर आ रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। अब मतलब वाटर की एंट्री और एग्जिट के दौरान जितना फूड आप ले सके ले लें आप। तो मतलब जो सेल्स अंदर तरफ, यानी जो सेल्स स्पॉन्जोसील के अंदर, मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि जो सेल स्पॉन्जोसील में होना चाहिए वो ऐसी होना चाहिए कि फूड को पकड़ ले वो। अब फूड को पकड़ोगे कैसे? जब सीलिया फ्लैजिला कुछ होगा तो ही पकड़ पाओगे, रोक पाओगे फूड को। फूड जा रहा है, पकड़ लिया, फूड जा रहा है, पकड़ लिया के, और अंदर ले लिया सेल के। तो असल में क्या होता है कि इसीलिए विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की कॉलर सेल्स देखने मिलती है हमको स्पॉन्जोसील कैविटी में। मतलब जो इनर लेयर होगा, जो स्पॉन्जेस या पोरिफेरा का इनर लेयर होगा, वहां पे विशेष प्रकार की कॉलर सेल या हमको कोइनोसाइट देखने मिलेंगी जो फूड को पकड़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या वाटर कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्जेस के अंदर, पोरिफेरा के अंदर, वो फूड को लेने में मदद करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और वेस्टेज को बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। कोइनोसाइट या कॉलर सेल जो होती हैं वो स्पॉन्जोसील को जो है लाइन करती हैं कैनाल के एंड द कैनाल। जो कैनाल है उसमें होती है, स्पॉन्जोसील में होती है, और ये इसलिए होती है बेटा ताकि फूड को पकड़ सके मोड़ के। हर सेल को अपना भोजन खुद लेके अंदर पहुंचाना होता है। देखिए ध्यान से, आप एक सिंगल कॉलर सेल को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको कॉलर सेल में एक कॉलर सेल में एक उभरा हुआ कॉलर दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, जहां पर फूड पार्टिकल फंसेंगे, और एक फ्लैजिला दिखाई पड़ेगा, और ये फाइनली फूड को अपनी तरफ, फ्लैजिला फूड को अपनी तरफ मूव कराएगा, और फिर सेल उसको फेगोसाइटोसिस कर लेगी उसका उठ के, देख रहे हैं आप।
और जो भी फूड, ये कोइनोसाइट सेल जो भी फूड को अपने अंदर लेगी और उस फूड को फाइनली वो ट्रांसफर करेगी अमीबोसाइट सेल को, और अमीबोसाइट सेल बाकी सेल को जाके फूड दे देगी के। तो मतलब बकायदा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी भले ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है परंतु डिवीजन ऑफ लेबर यहां पर देखने मिलेगा कि सेल फूड को लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगी, उठ के डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, तो याद रखिए। तीसरा सबसे यूनिक कैरेक्टर जो है इसके अंदर, जो इस फाइलम में, वो है इसमें कि इसमें कोइनोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती है। कोइनोसाइट और कॉलर सेल जो होती है वो अपने स्पॉन्जोसिल कैविटी को बेटा कवर करती हैं, और ये क्या करती हैं, इनमें जो है बकायदा इनमें एक कॉलर सा हिस्सा निकला होता है, उसमें से फ्लैजिला निकला होता है, ये फूड को ट्रैप करने का काम करती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से इस एनिमेशन को हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से के। Just a minute, animation is not running. Why? एक मिनट ना, ये एनिमेशन मेरा काम नहीं कर रहा है। जस्ट मिनट, मैं दिखता हूँ उसको, इस एनिमेशन को मैं रन करता हूँ जरा। देखिए ना, एनिमेशन मेरा पता नहीं उस फुल स्लाइड पे काम नहीं कर रहा था, तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं उसमें। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि आपको स्कॉलर सेल जो है उसने फूड को कैसे ट्रैप कर रही है, किस प्रकार से मूव कर रही है फूड को अंदर वो ले रेट के, ये हमें कॉलर सेल ऐसे जो है फूड को लेती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, क्लियर? तो हमने इस देखा एनिमेशन में हमने कि हमें किस प्रकार से फूड लेती हुई सेल जो दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ठीक, देखिए आप है, इसको ध्यान से देखते बेटा, हम क्या दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे। अब कुछ चीजें जो हमें याद है, कुछ चीजें जो हमें याद है उनको हम जो एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये है ऑस्टियम, ये है ऑस्टियम, आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या, ये है आपका ऑस्टिया, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऑस्टियम है, इनकरेंट पोर है। पोरोसाइट वो सेल है जो ऑस्टियम को चारों ओर से घेरती है बेटा। ठीक है ना, कॉलर सेल, कोइनोसाइट, अंदर वाली जो लेयर है उसमें आपको कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल दिखाई पड़ रही है, फूड को ट्रैप करने में रोल प्ले करती है। बाहर तरफ आपको निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां से वाटर बाहर निकलता है, वो ऑस्कुलम वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है ना, अमीबोसाइट सेल वो सेल होती हैं जो कोइनोसाइट सेल से फूड को लेके बाकी सेल्स को सप्लाई करती है, वो अमीबोसाइट सेल होती है। फिर जो दोनों लेयर है, बाहर वाली लेयर पिनेकोडर्म थी, अंदर वाली लेयर कोइनोडर्म थी, उनके बीच में जो मटेरियल भरा है वो मीजोहाइल कहलाता है मटेरियल वर्ड के। ठीक है, और जो कैविटी, जिस कैविटी के अंदर वाटर अंदर इंटर करता है और जहां से वाटर फिर फाइनली वाटर अंदर इंटर करता है, वाटर से फूड को लेते हैं और वाटर को बाहर निकालते हैं, मतलब ऑस्टिया जिस कैविटी में वाटर को डालता है और जिस कैविटी से वाटर बाहर निकलता है वो है आपका स्पॉन्जोसिल कैविटी है, उसे हम जो है कई बार एट्रियम या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, इसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, इसको हम जो है वो एट्रियम भी कहते हैं, और इसको कॉमन नेम इसका होता है स्पॉन्जोसिल होता है। फिर चूंकि सेल्स तो सॉफ्ट होती है भाई, एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, तो ये सॉफ्ट, ये जो सेल्स होती हैं इनको मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ स्केलेटल के समान बारीक बारीक फाइबर पाए जाते हैं, उन फाइबर को स्पिक्यूल्स बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं, या इनको हम स्पॉन्जीन फाइबर कहते हैं। स्पंज के अंदर के फाइबर होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, बाहर वाली लेयर कहलाती है पिनेकोडर्म कहलाती है, और उसके अंदर जो सेल्स होती है उन्हें हम पिनेकोसाइट सेल बोलते हैं। तो मतलब अंदर वाली लेयर कोइनोडर्म है और कोइनोडर्म की सेल होती है कोइनोसाइट, बाहर वाली लेयर पिनेकोडर्म में सेल्स होती है पिनेकोसाइट होती है। ठीक है ना, अब देखो इस इमेज को ध्यान से देखो तो कई सारे टर्म आपको अपने आप क्लियर रहेंगे। मैंने कहा ऑस्टियम पोर है, वाटर अंदर इंटर करता है, उससे चारों ओर की सेल्स पोरोसाइट सेल्स हैं उसमें। क्या अंदर वाली लेयर में जो सेल्स है कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल देखने मिलती है। कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल केवल और केवल आपको स्पॉन्जेस में पोरीफेरा में देखने मिलेंगी। क्लियर? ठीक है, फिर आपने देखा इसमें कि मीजोहाइल दिखाई पड़ रहा है आपको, अमीबोसाइट दिखाई पड़ रही है आपको। ठीक है ना बेटा, तो कुछ सेल्स हमको दिमाग में रखनी है, अब नोट कर लेते हैं इनका नाम, एनसीईआरटी में नहीं पता होना चाहिए हमको। मीजनकाइमा, अब ये मीजनकाइम क्या है बेटा, ये वो मटेरियल है जो आउटर और इनर वॉल लेयर के पीछे भरा हुआ है। बाहर वाली लेयर क्या होती है स्पॉन्ज की, पिनेकोडर्म होती है, अंदर वाली कोइनोडर्म होती है, बीच में एक जेली जैसा मटेरियल भरा है वो मीजनकाइमा है, और उसमें आपको कुछ फ्री अमीबोसाइट सेल दिखाई पड़ती हैं, कुछ स्केलेटल एलिमेंट दिखाई पड़ते हैं, और ये अमीबोसाइट सेल होती है ना, ये दूसरी सेल्स को फूड प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है। ठीक है, देखो अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की अमीबोसाइट है, अमीबोसाइट सेल के भी कई टाइप होते हैं, अमीबोसाइट सेल के भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि आर्कियोसाइट, अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल है, मतलब यदि स्पॉन्जेस का कोई भाग टूट जाए तो उस भाग को दोबारा से रिक्रिएट करने का काम करती है आर्कियोसाइट सेल करती है। स्पॉन्जेस के अंदर ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, स्पॉन्जेस का कोई हिस्सा तोड़ दोगे आप, काट के फेंक दोगे तो नया स्पॉन्ज बन जाएगा उस सेट के, अपने आप को रीजनरेट कर लेगा वो। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो ऐसी सेल्स इनके पास पाई जाती है जो इनको पूरा रीजनरेट कर सकती है, वो आर्कियोसाइट सेल्स है।
क्रोमोसाइट सेल वो है, जैसे आपने देखा था, मैंने कहा था कि समुद्र के अंदर रंग बिरंगी दुनिया दिखाई पड़ती है, कलरफुल स्पॉन्ज दिखाई पड़ते हैं, तो वो क्रोमोसाइट सेल कलर प्रोवाइड करती हैं। थीसोसाइट सेल क्या करती हैं? ये फूड को रिजर्व रखती है, यानी ये फूड को स्टोर कर देती है ताकि इमरजेंसी में जब फूड नहीं मिले तो इस फूड से काम चला सके। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अब आप बोलोगे सर बहुत डिटेल हो गया, ये कोई डिटेल नहीं है, ये एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन है बेटा, पता होना चाहिए, ठीक है। थीसोसाइट जो है वो रिजर्व फूड रखती है। इसके मायोसाइट क्या होती है? ये मसल्स नहीं है ये, पर स्पिंडल शेप सेल होती है जो कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, तो यहीं से शुरुआत होती है, बाद में फिर मसल सेल्स की। ट्रोफोसाइट क्या होती है? न्यूट्रिएंट सप्लाइड करने वाली ये नर्स है ना, ये ऐसी अमीबोसाइट सेल होती है जो न्यूट्रिएंट को रिसीव करती है कॉर्नोसाइट से और बाकी सेल्स को प्रोवाइड करती है, इनको ट्रोफोसाइट कहते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। इनके ग्लैंड सेल्स क्या होती है? कुछ स्लाइमी सब्सटेंस को रिलीज करने वाली सेल्स होती है, ठीक है। फिर पिनेकोसाइट क्या है बेटा? ये सेल्स ऑफ द आउटर बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल के सेल्स को क्या होते हैं? पिनेकोसाइट बोलते हैं। कोइनोसाइट क्या होती है? ये इनर बॉडी वॉल की फ्लैजिलेट सेल होती है, इनर बॉडी वॉल की फ्लैजिलेट सेल होती है। फिर पोरोसाइट क्या होती है? ये मॉडिफाइड पिनेकोसाइट होती है जो पोर के चारों तरफ पाई जाती है, ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मैं बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ा रहा हूं बेटा जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, और जो आपका लेवल होना चाहिए एग्जाम के लिए, स्केलेरोब्लास्ट क्या होता है? ये स्केलेटल फॉर्मिंग सेल होती है जो स्केलेटल, अब इनमें ऐसा नहीं है कि इसमें एक्चुअल स्केलेटल बनता है, इनके अंदर बेसिकली फाइबर का जाल बनता है, और वो स्पॉन्जिन फाइबर का जाल होता है, कैल्शियम से बने होते हैं या सिलिका से बने हुए फाइबर होते हैं, उसका जाल देखने मिलता है कि, तो स्केलेटल फॉर्मिंग सेल होती है जिनको हम जो है, यदि ये कैल्शियम के स्पीक्यूल आती है तो उनको हम कैल्कोसाइट बोलते हैं, इनको हम यदि सिलिका का बनाती है तो उसको हम सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं, इसको हम के स्पॉन्जियोब्लास्ट बोलते हैं जब स्पॉन्जिन फाइबर बनाती है। मतलब ये है कि स्केलेरोब्लास्ट वे सेल होती हैं जो स्केलेटल के समान एलिमेंट को बनाती हैं, यदि कैल्शियम का क्या बनाती हैं तो कैल्कोब्लास्ट कहते हैं, यदि वो सिलिका को बनाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम सिलिका को बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो है वो सिलिकोब्लास्ट कहते हैं हमके, और यदि वो स्पॉन्जिन फाइबर बनाती है तो स्पॉन्जियोब्लास्ट कहते हैं उसको हम, ठीक है ना। सेक्स सेल्स मतलब गैमीट्स की बात करें हम यहाँ पे, एक्चुअली डेवलप फ्रॉम द आर्कियोसाइट ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के, तो हम कहते हैं, अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जो मेल गैमीट होता है, जो मेल गैमीट होता है वो बेसिकली मोडिफाइड कोइनोसाइट होता है, मोडिफाइड कोइनोसाइट सेल होती है, क्योंकि इसी के पास तो फ्लैजिला है, इसी के पास केवल फ्लैजिलाइट के, तो मेल गैमेट जो है मोडिफाइड कोइनोसाइट सेल होती है। फीमेल गैमेट को बनाने में जो आर्कियोसाइट सेल जो है रोल प्ले करती है ब्रीडिंग सीजन में, क्या क्लियर? इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है स्पॉन्जेस, ठीक है। बॉडी इज फॉर्म्ड बाय न्यूमरस मिनट पोर, बॉडी पे कई सारे पोर होते हैं, इनको हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है ना। ऑस्टिया जो होते हैं एक बड़ी कैविटी में ऊपर होते हैं, इसको हम स्पॉन्जोसिल कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, स्पॉन्जोसिल कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। स्पॉन्जेस जो होते हैं, अब कैसे फूड ले रहे हैं, देखो ये भी एक बड़ा कॉमन, इट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पॉन्जेस वाटर को अंदर लिए, अंदर वाटर को लेने के बाद उसमें से फूड को निकाला, वापस बाहर फेंक दिया, तो बेसिकली दे आर दी फिल्टर फीडर, ये वाटर को फिल्टर कर लेते हैं, पोर से अंदर आता है, फूड को अपने पास रख लेते हैं, बाकी वाटर को बाहर छोड़ते हैं, फिल्टर फीडर कहलाते हैं। इनमें गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस होता है, हर सेल को अपना ऑक्सीजन खुद ही लेना पड़ता है कि ये अमोनिया को रिलीज करते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, और इनकी मेटाबॉलिज्म के दौरान, इनकी मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल बनता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है, वो अमोनिया होता है, अमोनोटेलिक होते हैं। इनके नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता है, इनमें नर्वस सिस्टम देखने नहीं मिलता है। नर्वस सिस्टम या नर्व सेल पहली बार कहां पर उदय हुआ उसका पहली बार उदय होता है सिलेंटेटा में, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इनमें जो एंडोस्केलेटल डेड एंडोस्केलेटल है, जो कि मीजोहाइल में, मतलब इनमें वास्तव में जो एक्चुअली इनमें जो है ऐसा बोलेंगे कि इनमें डेड एंडोस्केलेटल सिमिलर अरेंजमेंट देखने मिलता है, तो एक्चुअली में ये एंडोस्केलेटल नहीं है, ये फाइबर है ना। असली में स्केलेटल कब बोलोगे आप? जब बोन बनेगा, तो देयर इज नो बोन, के इनमें नो बोन, के इनमें बोन नहीं होती है, इसलिए स्केलेटल वर्ड का यूज हमें यहां पर नहीं करना चाहिए, पर टेक्निकली हम बोलते हैं सिमिलरिटी मानते हैं, हम मानते हैं जैसे किसी जीव में एंडोस्केलेट होता है वैसे इसमें को फाइबर का जाल देखने मिलता है, ठीक है ना, पर इट इज नॉट एक्चुअल स्केलेटल, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है इसमें, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी का पॉइंट देखिए, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। देखिए ना, यहां भी इन्होंने स्केलेटल वर्ड यूज किया, इन्होंने कहा कि बॉडी, शरीर को एक प्रकार का कंकाल, ठीक है, पर याद रखिए ट्रू स्केलेटल हमेशा बोन से बना होता है, ट्रू स्केलेटल इज ऑलवेज बोनी, ठीक है, पर यहां पर हम स्केलेटल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं एक
सिमिलरिटी को मैं के लिए कर रहे हैं हम, क्या, पर ये ट्रू स्केलेटल नहीं, पर ये स्केलेटल हम कहते हैं कि स्केलेटल के समान स्ट्रक्चर है, इसको हम एक स्केलेटल, रैंडम लैंग्वेज में स्केलेटल कहते हैं, पर वास्तविक स्केलेटल शुरू होता है कहां पर, जहां पर बनती है बोन्स, ठीक है ना। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो बॉडी है वो सपोर्टेड होती है, एक स्केलेटल से सपोर्ट होती है, जो कि किससे बनता है, स्पिक्यूल से बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब पहले आप देख लेते हैं इसको कैसे दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि सेल्स के बीच में आपको बारीक 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 फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं, ये से मजबूती प्रदान कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को बनाए रखने में रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं। देखो दिखाई पड़, नुकीले से दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्पिक्यूल्स हैं, ये स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे ये स्पिक्यूल्स होता है, ठीक है ना। देखिए किस तरह के होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स याद रखिए, जो स्पॉन्जेस होते हैं बेटा, उन्हें क्लासिफाई करने के लिए हम जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्राइटेरिया विच इज यूज्ड टू क्लासिफाई स्पॉन्जेस इज द टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स। क्या होता है, स्पिक्यूल्स के टाइप के आधार पे, कि वो सिलिका से बने हैं, कैल्शियम से बने हैं या स्पॉन्जिन फाइबर से बने हैं। तीन मटेरियल है यहां पे, ठीक है। क्या कहा हमने कि वन ऑफ द वे स्पॉन्जेस आर क्लासिफाइड बी बाय केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्पिक्यूल्स के, मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्पॉन्जेस हैं, पोरिफेरा हैं, उनका जो वर्गीकरण होता है, उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, वो स्पिक्यूल्स के आधार पर होता है, ठीक है ना। स्पॉन्ज को पहचानने के लिए हम स्पिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे देखिए आप, जो सिलिका वाले स्पिक्यूल्स होते हैं वो सिलिका से बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो स्पॉन्जिन वाले होते हैं वो जो है वो स्पॉन्जिन प्रोटीन से बने होते हैं, और कैल्कुलस जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। तो वैरायटी ऑफ स्पिक्यूल्स आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपको ये स्पिक्यूल्स का एक इमेज देख रहे हैं हम, कि 3D, हम ये 3D इमेज देखते हैं कि स्पिक्यूल्स हमें किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल इमेज जो बता रहा है कि किस तरीके के स्पिक्यूल्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब अब एक चीज और कि वाटर का जो उसका हम बात कर रहे हैं, जो इसमें के अंदर हमको वाटर केनाल सिस्टम देखने मिलता है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कैसे वाटर कहां से कहां एंटर होता है। ये जो, क्योंकि ये भी एग्जाम का क्वेश्चन रहा है बेटा के, देखिए इनग्रेसिंग वाटर कहां से आया, अंदर आने वाला पानी ऑस्टिया से अंदर आया, ठीक है, कहां गया, स्पॉन्जोसील में गया, पैरागैस्ट्रिक कैविटी में क्या, ठीक है, कहां से बाहर निकला, ऑस्कुलम से बाहर निकला, आउटसाइड निकला, ठीक है। याद रखिए, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, देन द ऑस्कुलम, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और स्पॉन्जेस के अंदर जो स्केलेटल है वो कैल्कुलस स्पिक्यूल से बना होता है बेटा, और जो भी रेस्पिरेशन होता है स्पॉन्जेस के अंदर, जो भी एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, हर सेल को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। स्पॉन्जेस के अंदर उन सेल्स का नाम क्या होता है जो कि टोटीपोटेंट सेल होती हैं, स्पॉन्जेस को रिक्रिएट कर सकती हैं, तोड़ के अलग कर देने पर उसको दोबारा रीजनरेट करती हैं, उनको बताया था मैंने आपको, आर्कियोसाइट सेल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, प्रोटोजोआ के समान इसमें के। स्पॉन्जेस जो होते हैं बेटा वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पॉन्ज, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही स्पॉन्ज के अंदर पाए जाते हैं, क्या, दे आर बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पॉन्ज खुद ही कर सकता है, उठ के रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब मेल स्पॉन्ज और फीमेल स्पॉन्ज अलग अलग नहीं होता है, एक ही स्पॉन्ज में मेल पार्ट भी होता है, उसी में फीमेल पार्ट भी होता है। इस कंडीशन को हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। द एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है ना। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, मतलब स्पॉन्ज का एक हिस्सा टूट के अलग चला गया और उससे नया स्पॉन्ज बन जाएगा, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो किससे करते हैं, वो करते हैं बेटा गैमिट्स के थ्रू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट बनता है, मेल और फीमेल गैमिट बनता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, विल्सन ने प्रयोग करके बतलाया, विल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्पॉन्जेस को कई हिस्सों में काट के फेंक दिया उन्होंने, और देखा उन्होंने कि हर एक हिस्सा जो है वो अपने आप को रीजनरेट करता है और नए स्पॉन्जेस को वो प्रोड्यूस कर लेता है। और इसमें आर्कियोसाइट या अमीबोसाइट सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो इन्होंने देखा कि स्पॉन्जेस को कई हिस्सों में उन्होंने काट लिया, काट के डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, तो हर बार से नए स्पॉन्जेस जो है वो बन जाते हैं, ठीक। फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों स्पॉन्जेस के अंदर बनते हैं बेटा। मैंने कहा ना आपसे कि मेल गैमेट या स्पर्म सेल जो होती है वो मॉडिफाइड कोइनोसाइट सेल होती है, मॉडिफाइड कोइनोसाइट सेल होती है, क्या, ठीक है, ठीक।
और स्पर्म सेल जब स्पर्म आता है तो उस स्पर्म को जो है एक कोइनोसाइट सेल उसको इनगल्फ कर लेती है और अंदर जाने के बाद में उसको डाइजेस्ट नहीं करती वो, बल्कि वो अंदर आया हुआ स्पर्म सेल जो होती है वो उसे वो फर्टिलाइज करती है, फ्यूज करता है, और फर्टिलाइजेशन होता है और उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद एक लार्वा बनता है। इंटरेस्टिंग बात है, पोरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जहां पर एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना और ऑर्गेनिज्म बन गया, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमेशा जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा मैच्योर करेगा, तब जाके एडल्ट बनेगा। ठीक है, तो इनमें हमको देखिए क्या हुआ, मॉडिफाइड जो एग, अब आप बोलोगे सर एग सेल कैसे बना? जो एग सेल होता है बेटा, मैंने बताया ना आपको कि ये जो है कुछ अमीबॉयसाइट सेल होती है वो एग सेल में कन्वर्ट होती है, तो एग सेल बना। ठीक है, और इस एग सेल को में से जो है फ्यूज किया, स्पर्म सेल फ्यूज किया, तो उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और इस स्पर्म सेल जो मॉडिफाइड कोइनोसाइट जो स्पर्म सेल में कन्वर्ट हुआ था, उसे ट्रैप किसने किया, उसे पकड़ा किसने, उसको पकड़ा कोइनोसाइट ने, उसको इनगल्फ किया और फाइनली वो एक सेल तक पहुंच गया और वहां जाके उसने फर्टिलाइज किया, उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बना, लार्वा बना। और जो लार्वा हमको पोरीफेरा में देखने मिलता है उसका नाम याद रखिएगा, पैरेन्काइमुला या एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला याद रखना, पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला लार्वा आपको पोरीफेरा के अंदर देखने मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लार्वा एक जगह पे जाकर सेटल डाउन करेगा, लार्वा में आपको बाकायदा फ्लैजिला देखने मिलेंगी, मूव करता आगे जाएगा, सेटल डाउन करेगा और वो एडल्ट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ध्यान से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए, है ना, देखिए आप एडल्ट मेल फीमेल के हमने कहा स्पर्म है इसमें, ये इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल इस जो पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कोइनोसाइट स्पर्म को रिसीव करेगा और फाइनली वो स्पर्म कहां पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा मेसोहाइल में, वहां पे जाके एग सेल को वो फर्टिलाइज करेगा। ठीक है ना, और उससे फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा, लार्वा इसका फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, वेरी एनसीईआरटी लिखता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल के। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ये मीजेनकाइमा में होता है, इनसाइड दी मीजेनकाइमा। ठीक है, स्पर्म को पकड़ता कौन है, कोइनोसाइट पकड़ता है, किसको फर्टिलाइज करता है, फाइनली वो एक को जाके अंदर वो फर्टिलाइज करेगा उठ के। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यहाँ पे, मतलब लार्वा स्टेज देखने मिलती है हमको, जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एडल्ट से अलग होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेट होता है और आगे जाके एडल्ट में डेवलप होता है। ठीक है, देखिए जाइगोट डेवलप होकर जो है कुल मिलाकर 3 तरह के लार्वा बनाता है यहाँ पे, एक होता है स्टीरियोब्लास्टुला लार्वा के, दूसरा होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और सबसे कॉमन जो होता है वो होता है पैरेन्काइमुला के। ठीक है, 3 तरह के लार्वा, सबसे कॉमन होता है पैरेन्काइमुला, देन एम्फीब्लास्टुला और कम देखने मिलता है हमको स्टीरियोब्लास्टुला के। तो जाइगोट 3 तरह के लार्वा में डेवलप होता है वो। ठीक है ना, देखिए ना, ये सीधी लार्वा, यानी डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा, जो है वो पोरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो ऑलवेज हमेशा क्या बनेगा, हमेशा जो है आपको लार्वा देखने मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको हमेशा लार्वा देखने मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा देखने नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर? देखिए ना कैसे स्पर्म आया, फर्टिलाइज किया उसने, एक को फर्टिलाइज किया, जो है वो उससे फाइनली फिर जो है एम्ब्रियो बना, लार्वा में डेवलप हुआ, लार्वा आगे मूव किया लार्वा और फिर कहीं जाके सेटल डाउन किया वो और मेटामॉर्फोसिस किया उसने, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी और उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट होगा। ऐसा होता है स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस क्या है बेटा, साइकॉन कॉमन नेम इसका स्काइफा होता है, स्पॉन्जिला कॉमन नेम इसका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यूस्पॉन्जिया कॉमन नेम इसका बाथ स्पॉन्ज होता है। ये 3 एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 एग्जांपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और ये तीनों इमेजेस के ये इमेजेस है बेटा, ये वेरी वेरी नहीं एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तीनों इमेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तीनों इमेज आपको याद रखनी है। क्लियर? ठीक है ना, देख रहे हैं तीनों इमेज भी आपको बेटा याद रखने के। पहला इमेज जो है साइकॉन का है, दूसरा यूस्पॉन्जिया का है, तीसरा आप देख रहे हैं स्पॉन्जिला का दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, चलिए अब थोड़ा सा बेटा हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि कभी एग्जाम में बाउंसर क्वेश्चन आए तो हम कर पाए उसको उनके। तो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एंडोस्क्लेरल, मतलब स्पीक्यूल्स के आधार पर, जो इसका स्पीक्यूल्स होते हैं उसके आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं पोरीफेरा को हम, और 3 क्लासेस में बांटते हैं इसको। पहली क्लास होती है कैलकेरिया, पहली क्लास होती है इसकी
फर्स्ट क्लास इज दी कैलकेरिया और कैल्सी स्पॉन्ज के, इसमें कैल्शियम से बने स्पिक्यूल होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है जनरली, मैंने कहा ना मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं पर इनमें जनरली हमको रेडियल सिमेट्री देखने मिलती है, कैल्शियम की अपनी टेंडेंसी होती है इसके कारण, ठीक है। कोइनोसाइट सेल जो है वो लार्ज होती है, तो ये रेडियल सिमेट्री वाला पॉइंट कंफ्यूज करेगा आपको, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने हटा दिया, हमको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि कैल्शियम से बना हुआ स्पिक्यूल हमको देखने मिलता है बेटा, क्या फिर जो केनाल सिस्टम है वो एस्कोनॉइड टाइप या साइक्नॉइड टाइप का होगा यहाँ पे के, इन्हें हम लाइमी स्पॉन्ज कहते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, क्लेथरीना हुआ, ल्यूकोसोलर्निया हुआ, साइकॉन हुआ, ये इसके एग्जांपल है। याद रखिएगा सबसे छोटा स्पॉन्ज जिसमें कि एस्कोनॉइड टाइप का केनाल सिस्टम है वो ल्यूकोसोलर्निया है। ल्यूकोसोलर्निया इज द स्मॉलेस्ट स्पंज में कि आपको एस्कोनॉइड टाइप का केनाल सिस्टम देखने मिलेगा, ये है आपका ल्यूकोसोलर्निया, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्पॉन्ज, ठीक है ना, ल्यूकोसोलर्निया देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्लियर। सेकंड क्लास इसकी होती है बेटा, क्या होती है आपकी हेक्साटेट्रा या हाइलोस्पॉन्जी, इसमें आपको जो है वो सिलिका से बने, इसमें आपको सिलिका से बने स्पिक्यूल आपको दिखाई पड़ेंगे, सिलिका से बने स्पिक्यूल आपको दिखाई पड़ेंगे, जो इस प्रकार से जो है वो ऐसे ऐसे तीन हिस्सों में वो निकले होंगे, ठीक है, ऐसे वो तीन हिस्सों में से इस प्रकार से ट्राइमरस टाइप के आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। सिमेट्री की बात छोड़ देते हैं हम, कंफ्यूज करेगा हम करके। ये स्पॉन्ज जो है जनरली सिलिका से कांच बनता है, आपको पता है सिलिका कांच में भी होता है, तो सिलिका जो होता है वो ग्लास के समान जो है वो स्पॉन्ज को बनाता है, तो ग्लास स्पॉन्ज हमेशा सिलिका से बने होते हैं। एग्जांपल इसका है फेरोनेमा, हाइलोनेमा और यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला वो स्पॉन्ज होता है, इसको हम जापान में गिफ्ट के रूप में देते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। यूप्लेक्टेला को यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, जापान में से गिफ्ट में दिया जाता है के, और इसमें इट शोज कॉमेंसलेस विथ श्रिम्प ऑफ द जीनस स्पॉन्जिकोला लाइफ अप टू डेथ के, ऐसा माना जाता है। अब इसको क्यों गिफ्ट करते हैं, शादी विवाह में हमेशा वो चीज गिफ्ट की जाती है जो इस बात का प्रतीक हो कि जो नया जोड़ा है, जो नया कपल है, वो जिंदगी भर साथ रहेगा हमेशा के। तो ऐसा होता है कि जो यूप्लेक्टेला होता है उसके अंदर एक शिम्प, एक छोटा सा एनिमल होता है शिम्प, जो स्पॉन्जिकोला ग्रुप जीनस का होता है, तो वो शिम्प उसके अंदर रहता है जीवन भर के, यदि वो हमेशा उसके अंदर ही अपनी लाइफ को गुजारता है, तो इस बात का प्रतीक होता है कि जो नया कपल है वो जीवन भर साथ रहेगा, तो उसको अच्छा शुभ उसको जो है गुड ओमेन मानते हैं, अच्छा शगुन मानते हैं, उसको देते हैं इसलिए गिफ्ट में के वीनस फ्लावर बास्केट के। देखिए दिस इज दी वीनस फ्लावर बास्केट जो जापान में गिफ्ट में जाकर के, देखिए बिल्कुल कांच के समान ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है कि सिलिका से के स्पिक्यूल होते हैं, ये है आपका वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट है यूप्लेक्टेला, जिसको गिफ्ट में दिया जाता है जापान में, ठीक है। देन डेमो स्पॉन्जी जो होते हैं बेटा, इनमें या तो स्पॉन्जिन फाइबर होगा इसमें, या इनमें स्केलेटल, इसमें इनमें कोई फाइबर होगा ही नहीं, होगा तो इसमें जो है स्पॉन्जिन फाइबर देखने मिलेगा इसमें हमको, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो होते हैं बेसिकली ये स्पॉन्ज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, और ये इन स्पॉन्जेस ये स्पॉन्जेस जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो कमर्शियल पर्पसेज में किया जाता है। बाकी चीजें छोड़ दो, बाकी चीजें आप छोड़ दो, इसमें केवल इतना याद रखो कि स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं ये इनमें होंगे या नहीं होंगे इनमें, ठीक है ना। एग्जांपल इसका क्लियोना स्पॉन्जिला के, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है बेटा, और याद रखिए एक स्पॉन्ज ऐसा होता है जो ऑयस्टर इंडस्ट्री, जो पर्ल इंडस्ट्री, जो मोती उद्योग होता है उसके लिए खतरनाक होता है, जो उसको डैमेज करता है, उसके पर्ल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, वो स्पॉन्ज होता है क्लियोना। क्लियोना इज हार्मफुल टू ऑयस्टर इंडस्ट्री, क्या स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं बेटा स्पॉन्जिला, इट इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के स्पॉन्जिला, क्लियर, ठीक है। अब कुछ स्पॉन्ज के कॉमन नेम, कुछ स्पॉन्ज के कॉमन नेम हमको बेटा याद रखने हमको के, कुछ कॉमन नेम के, ठीक है। एक बार देखो क्या है कि कोई चीजें ऐसे नोट कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कभी मान लो ऐसा बाउंसर आ गया, मैच, कई बार मैच दी कॉलम में चीजें पूछती जाती है, तो हमको पता होना चाहिए क्या मैच करना है हमको के। स्काइफा ऑर्न स्पंज कहते हैं, यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ठीक है। फाइलोस्पॉन्जिया, फाइलो मतलब होता है लीफ के समान, लीफ स्पंज कहते हैं। फेरोनेमा को बॉल स्पंज कहते हैं। अब जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता, मैं टिक करता हूं, स्काइफा इज इंपॉर्टेंट, यूप्लेक्टेला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइलोनेमा इज इंपॉर्टेंट, बाकी भी नोट कर लेना बेटा एक बार पढ़ने के लिए। ग्लास रोप स्पंज कहते हैं इसको हमके। किलोना इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो ऑयस्टर में छेद करता है, बोरिंग स्पंज कहते हैं इसको, बोरिंग बोर करने वाला, छेद करने वाले के। कैलिना मरमेड्स ग्लोब्स, डेड मैन्स फिंगर स्पॉन्ज कहते हैं इसको हम, इंपॉर्टेंट के। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं इसको हम के। यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा के। फिर टोरियन, टोरियन नेपच्यून्स गॉबलेट है। हिप्पोस्पॉन्जिया हॉर्स स्पंज कहलाता है,
ठीक है। और जो सिंग के समान या हॉर्न के समान दिखाई पड़ता है, हॉर्नी स्पंज है वो हिरसिनिया होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली स्काइफा, यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा, क्लियोना, चेलिना, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया हमको याद रखना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। अरे लिख के सामने दीवार पे लगा लेना, 2-4 बार दिखेगा तो याद रह जाएगा आपको ना। और मैं आपको जो एग्जाम के क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखो आप, डेड मैन्स फिंगर, चेलिना, देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है समुद्र में जाने पे कि किसी आदमी का हाथ कट के रखा गया है कि ये इस प्रकार दिखाई पड़ता है, डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। मरमेड्स ग्लव्स कहते हैं, जो समुद्र के अंदर परियां होती हैं, समुद्री जो मरमेड्स क्या बोलते हैं, जल परियां होती हैं इनके, उनकी ग्लव्स कहते हैं लोग इसको, ठीक है। फिर आप देख रहे हो ये ग्लास रोप, दिस इज दी ग्लास रोप स्पॉन्ज, ये क्या है, ये ग्लास रोप स्पॉन्ज दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिस इज दी ग्लास रोप स्पॉन्ज, ठीक है ना। देखो ना, हमने कहा आपसे ये है चेलिना, मरमेड्स ग्लव्स से बेटा, ये ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और ये हाइलोनेमा क्या है, ग्लास रोप स्पंज के हाइलोनेमा, तो ये दिख रहे हैं आप, ये है आपका चेलिना, मरमेड्स ग्लव, और ये हाइलोनेमा है, हाइलोनेमा है आपका, ये हाइलोनेमा है आपका जो कि ग्लास रोप स्पॉन्ज है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए यहां पर हमारा जो है वो हम यदि बात करें यहाँ पे हम कहें आपसे तो पोरीफेरा वाला हिस्सा हमारा जो है वो पूरा होता है, बस। इसके अलावा आप पोरीफेरा में हम कोई बात नहीं करेंगे, बस हो गया। अरे इतना पोरीफेरा हमको याद रखना है। आप बोलोगे सर पोरीफेरा तो हमारी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ इतना लिखा था, आपने तो इतना लंबा 1 घंटे का पढ़ा दिया आपने। बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आता है, इसलिए ऐसा हम लापरवाही नहीं कर सकते, इसलिए हमको बड़े ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना, ठीक है ना बेटा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.